रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए डिसीजन दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहती है तो उसे कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता था, यानी जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं वो पहले 7 हुआ करते थे। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का था। इसमें जो 42nd अमेंडमेंट था उसके कुछ मॉडिफिकेशंस किए 1978 में थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, जुडिशरी में भी चेंजेस आए थे, बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए थे, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस आए थे, और एक चेंज था राइट टू प्रॉपर्टी से। तो फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया था, यानी ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, भले ही फंडामेंटल राइट ना हो। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है पर्सन से तो उसके लिए ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पार्क बनाना चाहती थी और उसमें किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही थी वहां पे, तो वो उसे एक्वायर कर लेती है और अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी दे देती है। बट जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया जाता। अब यही चीज कोर्ट में आ जाती है और उस पर केस होता है। जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जो रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए थे, सिर्फ कॉम्पनसेशन मैटर नहीं करता। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस निकाली है। पहला तो ये कि अगर स्टेट कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाह रही है तो पहले आप उस पर्सन को इन्फॉर्म करो कि आपकी इंटेंशन क्या है। ये थी पहली गाइडलाइन। अच्छा, सेकंड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट क्या देती है, वो ये कि अगर किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन है, वो कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहा है, तो ये उसका हक है ऑब्जेक्शन उठाने का और ये स्टेट को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है आप सिर्फ कॉम्पनसेशन पकड़ा दो और वो प्रॉपर्टी फिर सरकार की हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये सिटीजन को हक है कि वो जो अथॉरिटी है उसके डिसीजन को क्वेश्चन कर सकता है, यानी रीजन कर सकता है, उसे रीजन डिसीजन जानने का हक है। फोर्थ ये कि स्टेट को ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर रही है वो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए है। ऐसा नहीं है वो किसी होटल बनाने के लिए या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए एक्वायर कर रही है, किसी प्राइवेट पर्पस के लिए, बट वो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। फिफ्थ ये कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो, किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो, तो उसे प्रॉपर कॉम्पनसेशन, फेयर कॉम्पनसेशन मिलना जरूरी है। सिक्स पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट एक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी तो उसे एफिशिएंटली इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और एक सेट टाइमलाइन यानी टाइम फ्रेम के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सेवेंथ इज, अगर स्टेट ने प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो किया है पर उसके बाद कंक्लूजन पे एंड नहीं किया, यानी कि उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का पोजेशन भी लेना पड़ेगा कि आपने प्रोसेस तो फॉलो कर लिया बट पोजेशन अभी तक नहीं लिया, तो ये एक्विजिशन इनकम्प्लीट रहेगा। अब ये जो लैंड एक्विजिशन होता है ये किस लॉ के अंदर गवर्न होता है? देखो 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के आए थे, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए उसके बाद 2013 में एक लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट लेकर के आते हैं और इसके बाद 2015 में लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल भी आता है जो कि पास नहीं हो पाया था। अब जो 2013 का और 2015 का बिल है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है जो 2013 में भी मैंडेटरी है और 2015 वाले बिल में भी मैंडेटरी है। कॉम्पनसेशन में 2013 वाला क्या कहता है कि अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो अर्बन एरिया के अंदर तो आपको मार्केट वैल्यू का 2 गुना देना पड़ेगा और अगर रूरल एरिया में कर रहे हो तो मार्केट वैल्यू का 4 गुना देना पड़ेगा। अब ये सेम ही चीज 2015 वाले बिल के अंदर है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।